हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे जो 20 सितंबर 2015 को एग्जाम हुआ था, सेकंड पेपर सोशल साइंस वाला, उसको देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मील पहला है किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, दूसरा है शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, तीसरा है कक्षा के जीवन से होना चाहिए, और चौथा है बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। यानी कि बच्चे को किताबी ज्ञान के साथ साथ बाहर का ज्ञान भी होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 32, सबसे उचित विकल्प को चुनिए। उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब होता है 6 to 8। ठीक है, प्राथमिक होता है पहली से 5वीं कक्षा तक, और उच्च प्राथमिक होता है 6 क्लास से 8 क्लास तक। ठीक है, ये विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजनाओं के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि अब देखिए, अगर बच्चों को उच्च प्राथमिक वाले बच्चों को 6 to 8 वाले बच्चों को क्या करना है, क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाना है, तो उसके संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं। पहला है विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्यों करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है। शिक्षक का क्या धर्म है? शिक्षक का धर्म है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना। ठीक है, ये शिक्षक का धर्म है। आप शिक्षक बनने वाले हैं तो आप, और कुछ लोग शिक्षक होंगे भी इस समय, जिस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपका क्या धर्म है कि आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बेटर शिक्षा दे सके, है ना। यही तो आपका धर्म है। सबसे पहले तो आपका काम ही ये है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, ना कि अपने काम करना उनको दूसरे कामों में लगा के। दूसरा है, यह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। देखो, ये भी गलत है एक तरह से कि परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्यता की आवश्यकता को पूरा करता है, यानी कि एक तरह से ये एक थोपी हुई चीज होगी बच्चे के ऊपर, है ना। तीसरा हो गया, यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। आनंदमय नहीं करना है, हमें बच्चों को समझाना है। ठीक है, बच्चे खेलने कूदने नहीं आते हैं स्कूल में, आनंद उठाने नहीं आते हैं। बच्चे क्या सीखने आ रहे हैं, है ना। हमको उन्हें सिखाना है। देखो, यहाँ तक तो ये सही था। यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है, तो ये तो सही था यहाँ तक। लेकिन आनंद में ये जो कर दिया, ये गलत कर दिया। चौथा है, यह अवधारणा और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। देखो, क्षेत्र भ्रमण का सबसे जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, कि ये क्या है, यह अवधारणा और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। यानी जो चीज आप ऐसे वर्बली बता दोगे, मुंह से बोल के बता दोगे कि ये चीज ऐसे ऐसे होती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में, पिछले पेपर जब मैं सॉल्व कर रही थी, उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ताजमहल का, कि अगर मैं आपको ऐसे ही बोल दूं कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, वो आगरा में है ना, और मुमताज की याद में बनवाया था। एक क्लास में मैं ये चीज बोल के आ रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी क्लास को आगरा में लेके जा रही हूँ, ताजमहल दिखा रही हूँ, वहां पे जो तथ्य हैं उनके अकॉर्डिंग उन बच्चों को समझा रही हूँ। तो कौन से बच्चे ज्यादा अच्छी तरह से सीखेंगे? पहले क्लास वाले, जहां मैं ओरल बोल के बस आ गई हूँ, उनको एक इन्फॉर्मेशन टाइप दे के आ गई हूँ, या दूसरे बच्चे जिनको मैंने सारी चीजें दिखाई हैं वहां पर। तो आप समझ सकते हैं कि जो दूसरी क्लास वाले बच्चों के साथ किया है, कि मैं उनको वहां पे लेके गई हूँ और समझाया है, उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। ठीक है, तो देखिए, आप देख रहे होंगे जब से भी मेरी क्वेश्चन आंसर की ये सीरीज चल रही है, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चल रही है, हम 2022 से सॉल्व करते आ रहे हैं, और आज हम 2015 वाला सॉल्व कर रहे हैं। लगातार सारे पेपर हमने सॉल्व करे। तो आपने ये नोटिस किया होगा इस पूरी सीरीज में कि एक क्वेश्चन वो क्षेत्र भ्रमण से देता ही देता है, चाहे वो किसी भी रूप में दे, लेकिन एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देख लेना कि क्षेत्र भ्रमण का सबसे जो सही आंसर होता है वो यही होता है कि बच्चे क्या है, देख कर सीखते हैं, और
जीवन से उसको जोड़ के तुलना करके ऐसे मतलब सीखते हैं। ठीक है। 33 उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है। देखो भूगोल को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है। ठीक है। पहली है कहानी सुनाना। देखो कहानी सुनाना किसके लिए सही है, इतिहास के लिए सही है। पुरानी बातों को अगर हमें बच्चों को बताना है तो एक कहानी के जरिए भी बता सकते हैं कि एक राजा था, ऐसा था, वो उसके ऐसा राजपाट था, तो कहानी के रूप में भी बता सकते हैं। वाद विवाद, तीसरा है परिचर्चा, चौथा है क्षेत्र भ्रमण। ठीक है। तो इस 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 क्षेत्र भ्रमण। ठीक है। भूगोल को पढ़ाने का जो सबसे सही तरीका है वो क्षेत्र भ्रमण है। यानी कि जो चीज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका अगर उसको भी हम 3D चीजों को दिखाएंगे तो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है। जैसे आप बच्चे को ग्लोब वगैरह के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, या अंतरिक्ष के बारे में कुछ पढ़ाना चाहते हैं, आप एक दिन उनको साइंस म्यूजियम लेके जाइए। ठीक है। वहां पर वो देखेंगे कि मतलब जो साइंस म्यूजियम है उसमें पृथ्वी को, ग्रहों को मतलब इस तरह से फिल्माया गया है, इस तरह से बताया गया है कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ही बार में समझ में आ जाएगा। वहां पे एक मूवी भी दिखाई जाती है बच्चों को, तो ये उनके लिए सबसे सही तरीका होगा सिखाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 34 उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है। पहला है रट करके सीखना। ये हमेशा ही गलत होता है। ठीक है। रटाना नहीं है बच्चों को हमें बिल्कुल भी। अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं इनमें कोई और सटीक आंसर हमें मिल जाए। चौथा है परिभाषाओं द्वारा सीखना। तो ये भी एक तरह से रटने में ही आ गया है ना, रटने में आ गया ना कि परिभाषाओं को रट लो, परिभाषाएं हमने बता दी बस छुट्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 वास्तविक जीवन की स्थितियों से सिखाना। देखिए कोई भी हम सब्जेक्ट अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम क्या है, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं और उनको रिलेट कर करके बता रहे हैं कि देखो आपके जीवन में भी इस चीज का प्रयोग है। ठीक है। जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो उद्योग वाली अपलोड की थी 8th क्लास एनसीईआरटी की, उद्योग चैप्टर में पढ़ा रही थी 4th क्लास का। तो मैंने उनको बताया कि मतलब उद्योग की स्टार्टिंग कैसे, कहाँ से शुरुआत होती है, कच्चा माल कहाँ से आता है। तो मैंने बताया कि देखिए आप जो दूध पी रहे हैं वो क्या है, एक तरह से डेयरी उत्पादन है। आप आसपास में देखते हो तो कृषि उत्पादन कौन से हैं और कृषि से रिलेटेड उद्योग कौन से हैं। तो मैंने उनको बताया कि आप जो घर में आटा से रोटी बनती है वो क्या है, कृषि उत्पादन से ही आता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को रिलेट कर करके उससे बताया, ठीक है, 8th क्लास एनसीईआरटी का जो मेरा 4th चैप्टर आपको समझाया है, ऐसे रिलेट कर करके पीछे से, तो आपको क्या है ज्यादा अच्छे से समझ में आया। क्योंकि मैंने आपके वास्तविक जीवन से जोड़ दिया उसको। क्योंकि खाना तो आप खा रहे हैं तो आप उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये किस उद्योग से बन के आ रही है रोटी, है ना। कृषि उद्योग है या कोई और उद्योग है ना, समुद्र आधारित उद्योग है या खनिज उद्योग है, वन आधारित उद्योग है, किस उद्योग से ये बन के आ रही है रोटी, है ना। जो दैनिक चीजें यूज कर रहे हो वो किस उद्योग से आ रही है। तो मैंने ऐसे रिलेट करके बताया तो उनको क्या है अच्छे से समझ में आ गया, आप लोगों को क्या है अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि मैंने आपके वास्तविक जीवन से उनको संबंधित करके बताया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 35 विभिन्न प्रकार के बाजार विषयों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी। हमें क्या पढ़ाना है बच्चों को, हमें पढ़ाना है विभिन्न प्रकार के बाजार। ठीक है। बाजारों के प्रकार पढ़ाने हैं। ठीक है। क्या पढ़ाना है, बाजारों के प्रकार पढ़ाने हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। देखिए हम बच्चों को ऐसे बता सकते हैं कि क्या है, देखो यहाँ पर जो फुटका विक्रेता होते हैं वो कोई सामान इतने का दे रहे हैं, यानी कि जो छोटे विक्रेता होते हैं जो रेहड़ी वगैरह पे या साइकिल पे रख के अपना सामान बेचते हैं उनको हम एक तरह से फुटकर विक्रेता बोल सकते हैं, है ना। सेल्समैन जो होते हैं जो अपनी साइकिल पर या बाइक पर रख के सामान को बेच रहे हैं। एक होते हैं दुकान जहां से वो पूरा की पूरा माल लेके आते हैं, फुटकर विक्रेता जहां से पूरा माल लेके आते हैं वो वाली मार्केट होती है। एक मार्केट होती है जहां पर वो पूरा उत्पादन हो रहा है। ठीक है।
तो मतलब हम उनको ऐसे करके बता सकते हैं पूरी श्रृंखला में कि देखिए ये सबसे बड़े व्यापारी हैं, ये सबसे बड़ी मार्केट है, इसके बाद ये वाली मार्केट होती है, उसके बाद ये वाली मार्केट होती है। तो क्या है, मार्केट के हम पूरी श्रृंखला करके बता सकते हैं, ठीक है, तुलना कर करके कि जो जितना ज्यादा थोक में सामान मिलेगा, है ना, थोक विक्रेता क्या है, मंदा सामान देंगे, फुटकर विक्रेता क्या है, तेज सामान देंगे, क्योंकि वही जहां से फुटकर विक्रेता जहां जिस दुकान से सामान लेके आ रहे हैं, तो वो अपना भी तो किराया लेंगे और वो पूरे दिन बेच रहे हैं आपको सामान, तो वो अपनी भी तो मजदूरी लेंगे ना उसमें प्लस करके। तो इसलिए जो फुटकर विक्रेता है वो सामान क्या है, थोड़ा महंगा देते हैं थोक विक्रेताओं के अकॉर्डिंग, ठीक है। थोक विक्रेता भी कहीं और से फैक्ट्रियों से सामान लेते हैं, तब जाके वो अपनी दुकान में बेचते हैं। तो इस तरह से हम सिखा सकते हैं। तो इसका जो 35 का यही सही आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादकों को देखने के लिए, देखो शॉपिंग मॉल में अगर आप बच्चों को दिखाएंगे तो वो क्या है, केवल और केवल वो देख पाएंगे, मॉल का आनंद उठा पाएंगे, विभिन्न प्रकार की चीजों को देख पाएंगे, लेकिन मार्केट को नहीं समझ पाएंगे वो। क्वेश्चन नंबर 36, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे? ए है तमिल, बी है औचिकी, और तीसरा है देवनागरी। देखो देवनागरी जो लिपि है वो हिंदी की है ना, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। तो देवनागरी में भी नहीं लिखे गए, तमिल में भी नहीं लिखे गए, औचिकी में भी नहीं लिखे गए थे, वो लिखे गए थे ब्राह्मी में। और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक दो और बता देती हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है ब्राह्मी, मैंने आपको बता दिया, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ठीक है, ये 4 लैंग्वेज है, इनमें लिखा गया था, ठीक है। जो खरोष्टी है वो अफगानिस्तान की तरफ, मतलब पश्चिम भारत की तरफ समझ लो, खरोष्टी इधर की भाषा थी। और जो ब्राह्मी लिपि थी वो लगभग मध्य भारत की या उत्तर भारत की भाषा थी, ठीक है, जिसमें क्या है, उसके अभिलेख मिले हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 37। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठे हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था? पहला है ग्राम भोजक, दूसरा है गर्भगृह, तीसरा है प्रदक्षिणा और चौथा है मंडप। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं इतने आपको समझाती हूँ कि इन शब्दों के मायने समझाती हूँ, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका मतलब होता है प्रधान, ठीक है। ग्राम भोजक किसको बोलते थे? प्रधान को। अब देखिए जो मंदिर होते थे पहले, तो एक मूर्ति रखी होती थी, ठीक है, जो मेन मूर्ति होती है वो, और उसके इतने एरिया को क्या बोलते थे? गर्भगृह। जहां पर मेन मूर्ति रखी हुई है उसको बोलेंगे गर्भगृह, ठीक है। गर्भगृह यहाँ पर मान लीजिए यहाँ शिव जी की मूर्ति रखी है, शिव भगवान की मूर्ति रखी है, और उसके आसपास ये क्या हो गया? गर्भगृह हो गया। और गर्भगृह के चारों तरफ क्या होता था? एक परिक्रमा करने के लिए एक पथ होता था, ठीक है। क्या होता था? एक पथ होता था, जिसको बोलते थे प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। अगर आप शिव जी के मंदिर में कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा शिवलिंग ऐसे गोल गोल ऐसे बनी होती है, मतलब ऐसे राउंड फिगर में क्या है, वो एक दीवार टाइप की, मतलब छोटा सा कुछ बना होता है वहां पर, इस तरह की होती है ना शिवलिंग। देखिए ऐसे बना होता है, आपने देखा होगा इस तरह से। और देखिए यहाँ बीच में क्या है? शिवलिंग रखी होती है गोल गोल, है ना। और बाकी के भगवान रखे विराजमान होते हैं यहाँ पे, गणेश जी, लक्ष्मी जी और नंदी जी, मतलब बहुत सारे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे परिक्रमा लगाते हैं ना। आप जब जल चढ़ाने जाते होगे तो इस तरह से आप परिक्रमा लगाते हो। तो वो जो परिक्रमा लगाने वाला जो क्षेत्र होता है, आज भी मिलता है शिव मंदिरों में, ठीक है, केवल शिव मंदिरों में ही मोस्टली मिलता है। तो ये जो परिक्रमा लगाने वाला क्षेत्र होता है, जहां पर आप परिक्रमा लगाते हो, जल देने के बाद ऐसे परिक्रमा लगाते हो ना, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं प्रदक्षिणा क्षेत्र या प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर यही है, तीसरा वाला सही है। नहीं, जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे उसको क्या बोलते थे? जहां पर लोग इकट्ठा हो सकते थे उसको मंडप बोलते थे। सॉरी, मैंने ये गलती से लगा दिया। ये तो मैंने अभी आपको बताया, ये क्या था? ये तो एक पथ था, ठीक है। और पथ के बाद यहाँ इधर की साइड क्या होता है? यहाँ पर मंदिर में मंडप होता है, ठीक है, इधर की साइड, या कई बार इधर की साइड भी होता है। एक मिनट, आप देख नहीं पा रहे होंगे, मैं कैमरे को घुमा देती हूँ।
तो मतलब उसके सामने की साइड क्या होता है, कीर्तन वगैरह होता रहता है या हवन वगैरह होता रहता है, इधर की तरफ या इधर की तरफ या इधर की तरफ क्या है, हवन वगैरह होते रहते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मंडप बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मंडप बोलते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो फोर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये गर्भगृह से और प्रदक्षिणा से और मंडप से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत ज्यादा विस्तार में बता दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 38, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। देखिए जो हमने 2016 का जो क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व किया था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा अलग तरीके से उन्होंने पूछा था और इसमें अलग तरीके से पूछा है, लेकिन है उसी चैप्टर का वही क्वेश्चन है। तो विनय पिटक किससे संबंधित है, ये तो सब मैंने आपको बताया था पिछली बार। ये है बौद्ध संघ के नियमों से। ठीक है, ये किसके नियमों से संबंधित है, ये है बौद्ध संघ के नियमों से। और ये बौद्ध संघ के कितने 3 नियम है। ठीक है, 13 पिटक है ये। कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं 39, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने अपनी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी। पहला है प्रकृत भाषा में, दूसरा है हिंदी में, तीसरा है उर्दू में, चौथा है संस्कृत में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, संस्कृत भाषा में लिखी थी। देखो ये भी 6th क्लास एनसीईआरटी से आया है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 7th क्लास एनसीईआरटी में से आया है, ये वाला 6th क्लास एनसीईआरटी से आया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी से ही आए, 6 to 8 एनसीईआरटी से ही आए हैं। मैंने 2022 से और अब तक जितने भी आपको मॉडल पेपर कराए वो सारे कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। ठीक है, कहीं बाहर से नहीं पूछे गए। ये 6 में या 7th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी में से आया है, 6 ये है या 7th है, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है इस टाइम पे, लेकिन है ये उसी से। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षाणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। मतलब जो बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी होते थे, है ना, भिक्षु भिक्षाणी इसलिए बोलते थे क्योंकि वो जो अपना जीवन यापन है जो दूसरे उनकी हेल्प करते थे, मतलब एक तरह से भिक्षा के रूप में ही वो खाना अर्जित करते थे। आज भी जो बिल्कुल अच्छे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो केवल और केवल जो दूसरे लोग देते हैं उनको खाना उसी पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, वो खुद से खाना नहीं बनाते हैं, खुद से अपना कोई घर नहीं है होता है, मतलब उनका खुद का कुछ नहीं होता है, वो पूरे की पूरे भगवान के ऊपर डिपेंड होते हैं, भगवान की कृपा से जीते हैं। ठीक है, आज भी ऐसे होते हैं और वो जो खाना खाते हैं वो भिक्षा में जो उनको मिल जाता है वो खाना लेते हैं। मुझे बोलते हुए भी बहुत गंदा सा लग रहा है कि भिक्षा जो शब्द मैं उनके लिए प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही तपस्वी लोग होते हैं जो जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं करते हैं, अपने लिए कोई चीज संपत्ति इकट्ठा नहीं करते हैं, अपने लिए पैसे इकट्ठे नहीं करते हैं। ये केवल और केवल हम जो भी उनको दे रहे हैं, थोड़ा ज्यादा कम जैसा भी हम उनको दे रहे हैं, वो उसी को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में भी मिलते हैं, जैन धर्म में भी ऐसे लोग मिलते हैं और हिंदू धर्म में भी मैंने देखा है ऐसे भिक्षु भिक्षाणियों को। तो उनको उनके लिए शब्द यूज करना भी थोड़ा सा गलत मुझे लग रहा है इस समय, भिक्षु भिक्षाणियां नहीं बोलना चाहिए। वो तो भगवान की मतलब इतनी ज्यादा भक्ति कर रहे हैं तो कोई शब्द ही नहीं है उनकी पवित्रता के लिए, तो बहुत ही शुद्ध लोग होते हैं वो। पहला है मिट्टी के, दूसरा है पत्थर के, तीसरा है लकड़ी के, चौथा है ईंटों के। तो देखो ईंटों से तो मतलब है ही नहीं, बहुत पुरानी बात है। लकड़ी मिट्टी से नहीं बना सकते थे क्योंकि मिट्टी के जो घर होते हैं वो बरसात में क्या हो जाता है, वो बेकार हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना, मिट्टी क्या है बह जाती है पानी में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पत्थर से। तो ज्यादातर जो बिहार बनाए गए थे वो पत्थर के बनाए गए थे और ज्यादातर जो गुफाएं हैं वो कर्नाटक के आसपास जितनी भी गुफाएं हैं वो सारी की सारी पत्थरों को काट कर बनाई गई थी। गुफाएं बहुत ही मजबूत गुफाएं आज भी हैं और सम्राट अशोक ने बहुत सारी गुफाएं बनाई थी, बड़ा की पहाड़ियों में बनाई थी बौद्ध लोगों के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 41, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रैपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला। ये भी बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और ये 7th क्लास एनसीईआरटी से पूछा गया है। अगर आपने मेरे साथ ज्योग्राफी की होगी, मैंने जैसे कराया है, पहले मैंने थ्योरी कराई है
फिर आपको उसी पहले मैंने एक चैप्टर की थ्योरी कराई है आपको, मान लीजिए 6 क्लास का चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो मैंने 6 क्लास के पहले चैप्टर की थ्योरी कराई है, फिर 6 क्लास के पहले चैप्टर के ही आपको उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर कराए हैं। और मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर कराए हैं वो पूरे के पूरे आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराएं, मतलब इसके एग्जाम को देखते हुए कराएंगे किस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। तो आप चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं, विजिट करके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मैंने बहुत ही सही तरीके से और इजी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है 6 to 8 एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। ठीक है, तो ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। पहला है गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और चोल, दूसरा है पाल राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार, तीसरा है गुज्जर प्रतिहार पाल और चोल, चौथा है राष्ट्रकूट चोल और पाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 41 का पहला। देखिए इसमें आएगा पाल, एक मिनट फोकस हट गया है कैमरे का, जरा 1 मिनट में सेट कर देती हूँ, बस 1 मिनट लगेगा। हाँ देखिए, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। देखो जो पाल थे वो पश्चिम बंगाल की साइड के थे। ठीक है, पहले बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक ही था। जैसे मान लीजिए आप भारत है, ये हमारा, मुझे ड्राइंग बहुत अच्छे से आती नहीं है इसलिए बस समझ लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे साथ। इस तरह का कुछ होता है ना, इस तरह का हमारा भारत है। माफी चाहती हूँ क्योंकि मेरे को ये बनाना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और माउस से तो बिल्कुल भी नहीं बना पा रही हूँ मैं। तो देखिए जो पाल थे इधर बंगाल की तरफ थे। ठीक है, पाल कहाँ थे, इधर की साइड थे। और राष्ट्रकूट कहाँ थे, महाराष्ट्र की साइड थे। इधर महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र की साइड थे राष्ट्रकूट। और गुज्जर प्रतिहार थे इधर की साइड। ठीक है, इधर की साइड मतलब आप मान लीजिए राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाके, और मतलब इधर उत्तर भारत की साइड थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 42। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। पहला है वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजित करते थे, दूसरा है एक विशेष प्रकार का गाना, तीसरा है नाम का गुणगान करना, चौथा है नीति कथाओं पर चर्चा। तो इसका जो सही आंसर है वो मोस्टली सभी बच्चों को पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये 7th क्लास एनसीईआरटी से आया है, ये सूफी संत वाला। और देखिए ये भी 7th क्लास एनसीईआरटी से आया है। देखो आपने ये चीज नोटिस करी होगी, जो मेरे साथ आप एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हो, कि जो पुराने पेपर थे उनमें ज्यादातर हिस्ट्री पूछी जा रही थी, लेकिन आज के पेपरों में आजकल जो आए हैं 2022 में जो एग्जाम आए हैं उनमें ज्यादातर ज्योग्राफी पूछी गई है। तो आप ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से कर लेना। 7th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास 10-15 दिन है तो आप उसको अभी भी रिविजन कर सकते हैं। 7th क्लास एनसीईआरटी का कोई 8-10 वीडियो हैं, अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। 43। चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। दूसरा है लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों, देखो लौह प्रतिमाओं का नहीं हुआ था, कौन सी किस धातु की प्रतिमाएं बनी हुई थी, कांस्य प्रतिमा बनी हुई थी। ठीक है, किसकी, कांस्य की प्रतिमाएं बनी हुई थी। तीसरा है चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए थे। चौथा है जन साधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। तो इस 43 का जो सही आंसर है वो होता है पहला, क्योंकि ये सारे कथन, इसको ये वाला भी कथन सही सा है और ये भी सही है। ठीक है, इसको भी अगर केवल ना लिखा होता तो ये भी सही है ना, केवल नहीं है, अगर केवल नहीं होता तो ये भी सही होता और ये वाला भी सही है। लेकिन इसने क्या पूछा है, मंदिरों के बारे में पूछा है। ठीक है, मंदिरों का जो सबसे सटीक आंसर इसमें बैठ रहा है वो बैठ रहा है पहला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 44। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकताओं और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। दूसरा है लेखकों द्वारा तवारीख
सुल्तानों के ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। तीसरा है ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई। चौथा है तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगर में रहे। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला। आइए नेक्स्ट देखते हैं 45, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा मैं टाइम लूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। CTET में भी पूछे जाते हैं और उसमें भी पूछे जाते हैं, DSSS में भी पूछे जाते हैं। 45, 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? देखिए नाम से आप समझ सकते हैं कि किसने दिया होगा। पहला है रुकैया सखावत हुसैन, दूसरा है मुमताज अली, तीसरा है सैयद अहमद खां, चौथा है जियाउद्दीन बदनी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दूसरा, मुमताज अली। तो उन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने के लिए किस चीज का सहारा लिया? उन्होंने बोला कि महिलाओं को कम से कम कुरान शरीफ जो एक ग्रंथ है, जो पुस्तक है, धर्म की पुस्तक है, उसकी जो आयत है उनको कम से कम उतनी शिक्षा लड़कियों को मिलनी चाहिए कि वो कुरान शरीफ को पढ़ सके। ठीक है, आयतों को पढ़ सके। कुरान शरीफ में कुछ होता है आयतों का, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है इस विषय में, तो मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा आइडिया मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुरान शरीफ में जो आयतें होती हैं, जो एक तरह के श्लोक टाइप के होते होंगे, ठीक है, कुछ भी चीज जो लिखी हुई है, तो मुमताज अली ने क्या बोला है कि कम से कम लड़कियों को इतना पढ़ लिख जाना चाहिए कि वो कुरान शरीफ की आयतों को पढ़ सके। ठीक है, तो इनकी बात को मानकर, ये जो थी मुमताज अली की बात को मानकर, कुछ मुस्लिम जो परिवार के लोग थे, है ना, मुस्लिम परिवारों के लोग थे, उन्होंने अपनी लड़कियों को शिक्षा देने के बारे में सोचा कि हाँ भाई ये बात सही है, कम से कम उन्हें इतना पढ़ा हुआ जरूर होना चाहिए कि वो जो कुरान शरीफ है, जो उनके धर्म की बुक है, उसको वो महिलाएं पढ़ सकें। ठीक है, इतना उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए। देखिए ये 8th क्लास NCERT से आया है और इसी चैप्टर का बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। एक है ताराबाई शिर्दे, ठीक है, ये महाराष्ट्र की थी। इन्होंने स्त्री पुरुष तुलनात्मक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इन्होंने बताया था कि स्त्री में और पुरुषों में इतना ज्यादा मतलब भेदभाव क्यों होता है, स्त्रियों के साथ इतना ज्यादा, उनको स्त्रियों को पुरुषों के समान क्यों नहीं समझा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक में ये बताने की कोशिश की थी। स्त्री पुरुष तुलनात्मक पुस्तक का नाम था स्त्री पुरुष तुलना। देखिए दूसरी थी पंडिता रमाबाई। जो पंडिता रमाबाई थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं गई थी वो कभी भी, लेकिन फिर भी उनको पंडिता बोला जाता था क्योंकि उन्होंने घर में रहकर अपनी बहुत अच्छे से संस्कृत को पढ़ना लिखना सीख लिया था, घर में रहकर ही। और उन्होंने एक बहुत अच्छा जो काम किया था पंडिता रमाबाई ने, कि उन्होंने जो स्त्रियां विधवा हो जाती हैं उनके साथ जो बाद में अत्याचार होते थे, पहले पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं थी, विवाह नहीं कर सकती थी जो विधवा स्त्रियां हैं, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक विधवा गृह खोला, उसमें उनको छोटे छोटे कामकाज सिखाए जाते थे ताकि वो विधवा स्त्री अपना जीविका चला सके। ठीक है, उसको जैसे आज हम विधवा आश्रम बोलते हैं, आपकी NCERT बुक में विधवा गृह लिखा हुआ है। ठीक है, एक तरह से वो भी विधवा आश्रम ही है। तो उन्होंने एक आश्रम खोला उन औरतों को सहारा देने के लिए जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं। अब देखिए एक और महिला के बारे में इसमें बोला गया है, वो है राजसुंदरी देवी। ठीक है, राजसुंदरी देवी जी जो थी वो बंगाल की थी और उन्होंने पढ़ना लिखना कैसे सीखा था? उन्होंने चोरी छुपे पढ़ना लिखना सीखा था। उन्होंने जो अपनी पढ़ाई लिखाई सीखी थी वो शादी के बाद सीखी थी। वो क्या करती थी, जब उनके हस्बैंड उनके बच्चों को पढ़ाते थे, है ना, उनके लड़के को पढ़ाते थे, तो वो चुपके से सुनती रहती थी वहां बैठ के कि वो उसको क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह से चोरी छुपे, ठीक है, दिए की टिमटिमाती हुई लो में, आप लोग बल्ब में नहीं पढ़ पाते हैं, ट्यूबलाइट में नहीं पढ़ पाते हैं, उन्होंने दिए की लोग में टिमटिमाती हुई लो में पढ़ना लिखना सीखा था। ठीक है, इतनी मेहनत करी थी और उन्होंने एक जीवनी लिखी थी राजसुंदरी देवी जी ने, अमार जीवन। अमार जीवन का मतलब होता है, जो बंगाली भाषा में बोलते हैं, अमार माने हमारा जीवन। तो उनकी जो जीवनी का नाम है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हमारी आत्मकथा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है,
तो लेकिन उसका जो नाम है अमार जीवन है, ठीक है। तो इसी तरह की और इंफॉर्मेशन के लिए और सारे सीटेट के क्वेश्चन पेपर के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। और मेरे चैनल पर एनसीईआरटी को बहुत ही विस्तार से पढ़ाया जा रहा है, आप चाहें तो जाकर एक बार विजिट करके देख सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। मेरी वीडियो को 200-250 लोग आप एक दिन में देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस देख के चले जाते हो। मैं इतनी ज्यादा मेहनत से आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए कर दीजिए, प्लीज कर दीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।